हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में स्वराज पार्टी और 1922 से 1928 के बीच में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई हैं उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो हैं एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको माइंड मैप के साथ समझेंगे। और इस वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आएंगे उनको 100% आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वराज पार्टी का प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने रखा था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि विधान परिषदों में प्रवेश करके ब्रिटिश शासन को बाधित करना। तो यहां से आप ये देख सकते हैं कि स्वराज पार्टी का प्रस्ताव किसने रखा था। तो स्वराज पार्टी का प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने रखा था और इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि ब्रिटिश शासन को बाधित करना, लेकिन किस ढंग से? तो विधान परिषद में प्रवेश करके। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि कांग्रेस का गया अधिवेशन था, ये 1922 ईस्वी में हुआ था और इसमें दास ने प्रस्ताव रखा था काउंसिल एंट्री का, जिसको कि अस्वीकृत कर दिया गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। और इसी के बाद जो सीआर दास थे इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि कांग्रेस का जो गया अधिवेशन है उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे सीआर दास, लेकिन उन्होंने इसी सेशन में जो काउंसिल एंट्री का प्रस्ताव था उसको स्वीकृत कर दिया गया था उनके प्रस्ताव को, तो इसीलिए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां से इस्तीफा देने के बाद मार्च 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया और चित्तरंजन दास इसके पहले अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव बने। तो क्वेश्चन यहां से यह आ सकता है कि स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन मार्च 1923 ईस्वी में किया गया था, जब कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में जो सीआर दास थे उनके प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। उसी के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। और स्वराज पार्टी के गठन में कौन कौन सम्मिलित थे? तो स्वराज पार्टी के गठन में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। तो स्वराज पार्टी जो थी, इसके अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखने वाले हैं। तो जो कांग्रेस था, कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित होने की कगार पे था। उनमें से पहला था परिवर्तन समर्थक, जिसको स्वराजिस्ट कहते हैं, इसको प्रो चेंजर्स कहते हैं, और दूसरा जो धड़ा था वो था परिवर्तन विरोधी, जिसको हम लोग नो चेंजर्स बोलते हैं। तो स्वराजिस्ट में जो थे वो कौन कौन से नेता थे? तो स्वराजिस्ट में, या फिर जिनको प्रो चेंजर कहते हैं, उनमें जो प्रमुख नेता थे वो थे सीआर दास, मोतीलाल नेहरू जो कि स्वराज दल के संस्थापक भी थे, तीसरे थे विट्ठल भाई पटेल, चौथे थे हकीम अजमल खान और कस्तूरी रंग अयंगर, और भी बहुत सारे नेता इसमें सम्मिलित थे, लेकिन मेन जो नेता थे ये यही थे। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विट्ठल भाई पटेल किससे संबंधित थे? स्वराजिस्ट से थे या फिर नो चेंजर्स यानी कि परिवर्तन विरोधी से थे? तो वो परिवर्तन समर्थक थे, यानी कि प्रो चेंजर्स थे। तो प्रो चेंजर्स का उद्देश्य क्या था? तो प्रो चेंजर्स का उद्देश्य था कि परिषद में प्रवेश किया जाए और जो ब्रिटिश शासन है उसको बाधित किया जाए। ये था प्रो चेंजर्स का उद्देश्य। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नो चेंजर्स। तो नो चेंजर्स का उद्देश्य क्या था? तो नो चेंजर्स का कहना था कि हम लोग परिषद के बाहर रहकर ही रचनात्मक कार्यों पर ध्यान देंगे। और इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? तो इसके प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, एम.ए. अंसारी और एन.सी. अयंगर। जो परिवर्तन जो विरोधी थे, जो नो चेंजर्स थे, उनमें गांधी समर्थक थे। और बाद बाकी आपने तो देख ही लिया कि स्वराजिस्ट या प्रो चेंजर्स में कौन कौन नेता थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि वल्लभ भाई पटेल किससे संबंधित थे? तो वल्लभ भाई पटेल नो चेंजर्स से संबंधित थे। विट्ठल भाई पटेल जो बड़े भाई थे वो प्रो चेंजर्स में थे, और वल्लभ भाई पटेल जो थे वो परिवर्तन विरोधी थे, नो चेंजर्स थे, यानी कि गांधी जी के समर्थन में थे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया दिल्ली में, जो कि सितंबर 1923 ईस्वी में हुआ, और इसके अध्यक्ष बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद। और ये कांग्रेस के अधिवेशन के सबसे यंगेस्ट अध्यक्ष बनाए गए मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो 1923 ईस्वी में विशेष अधिवेशन दिल्ली में बनाए गए थे। यहाँ पे ये कहा गया कि स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर ही मान्यता प्रदान की गई और इसको वैधता प्राप्त हो गई। तो इस अधिवेशन की जो प्रमुख बात थी वो क्या थी? तो स्वराज पार्टी को कांग्रेस के भीतर मान्यता प्राप्त हुई। ये कौन से अधिवेशन में हुआ? तो ये कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि दिल्ली में हुआ था उसमें किया गया, जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि नवंबर 1923 ईस्वी में लेजिस्लेटिव इलेक्शंस थे और उसमें स्वराज पार्टी ने हिस्सा लिया था। तो उसके
कुछ उपलब्धियों को हम लोग देख लेते हैं। तो केंद्रीय विधानमंडल में टोटल 101 निर्वाचित सीटें थी, जिनमें से स्वराज्यों को 42 सीटें मिली थी, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन 1923 ईस्वी में जो हुआ था, उसमें टोटल कितनी सीटें थी? तो टोटल 101 सीटें थी, और उसमें से स्वराज को कितनी सीटें मिली थी? स्वराज पार्टी को, तो स्वराज पार्टी को 42 सीटें मिली थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो प्रांतीय विधानसभाएं थी, उनमें स्वराज दल का, स्वराज पार्टी का क्या स्टेटस था। तो मध्य प्रांत में स्वराज जो पार्टी थी उसको स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल में ये सबसे बड़ा दल बन के उभरा था, और बंबई और उत्तर प्रदेश में इसका जो प्रदर्शन था वो संतोषजनक था। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो प्रांतीय विधानसभाएं जो थी उसमें जो इलेक्शन हुए थे, उसमें स्पष्ट बहुमत स्वराज पार्टी को कहाँ मिला था। तो इसका आंसर आप ध्यान में रखना, ये इसका आंसर होगा मध्य प्रांत, और सबसे बड़ा दल बन के उभरा था बंगाल में। नेक्स्ट हम लोग स्वराज पार्टी के कुछ अचीवमेंट्स को देखते हैं। तो इसके प्रमुख अचीवमेंट्स में पहला पॉइंट ये था कि स्वराज पार्टी के प्रयासों के बाद ही मूडी मैन समिति का गठन किया गया था। और मूडी मैन समिति किससे रिलेटेड थी? तो मूडी मैन समिति 1919 के जो अधिनियम थे उसकी समीक्षा के लिए बनाई गई थी। तो आप इसको ध्यान में रखना कि मूडी मैन समिति 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए बनाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि नगर पालिका और स्थानीय जो निकाय थे, उनमें जो चुनाव हुए थे, तो उसमें क्या प्रदर्शन था स्वराज पार्टी का। तो 1923-24 में जो नगर पालिका और स्थानीय निकाय थे, उस समय कलकत्ता के मेयर बने थे CR दास, अहमदाबाद के मेयर बने थे विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर बने थे राजेंद्र प्रसाद, और इलाहाबाद के मेयर बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखना कि कलकत्ता के मेयर CR दास थे, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल थे, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद थे, और इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। नेक्स्ट इसकी उपलब्धियों को हम लोग देखते हैं। तो 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल को केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष यानी कि स्पीकर चुना गया था। तो केंद्रीय विधानमंडल के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो वो विट्ठल भाई पटेल थे, जो 1925 ईस्वी में इनको चुना गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1928 ईस्वी में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक यानी कि पब्लिक सेफ्टी बिल को पारित होने से स्वराज पार्टी के लोगों ने रोक दिया था। तो ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। तो इसको भी आप ध्यान में रखना कि पब्लिक सेफ्टी बिल जो कि 1928 ईस्वी को पारित होने वाला था, उसको किन्होंने रोका था? तो उसको स्वराज पार्टी के लोगों ने रोका था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी दास पैक्ट नवंबर 1924 ईस्वी में हुआ था, और इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित थे? तो नवंबर 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी थे, CR दास थे, और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया था, मतलब संयुक्त स्टेटमेंट जारी किया था। इसी को गांधी दास पैक्ट कहा जाता है। और इस समझौते की पुष्टि कब की गई? तो इस समझौते की पुष्टि 1924 ईस्वी के कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में की गई थी, जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, और गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एकमात्र अधिवेशन ये बेलगाम अधिवेशन ही था। तो यहां से क्वेश्चन ये बन सकता है कि गांधी दास पैक्ट कब हुआ था। तो गांधी दास पैक्ट नवंबर 1924 ईस्वी में हुआ था। और गांधी दास पैक्ट की पुष्टि किस अधिवेशन में की गई थी? तो गांधी दास पैक्ट की पुष्टि 1924 के कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन में की गई थी। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में एकमात्र अधिवेशन कौन सा था? तो वो था 1924 ईस्वी का कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन। ठीक है। नेक्स्ट गांधी दास पैक्ट की कुछ प्रमुख बातों को हम लोग ध्यान देते हैं। तो इसकी प्रमुख बातों में यह था कि विधानसभाओं के भीतर स्वराज पार्टी कांग्रेस के नाम व इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। तो गांधीदास पैक्ट के बाद ही यह डिसाइड हुआ था कि विधानसभा के भीतर स्वराज पार्टी कांग्रेस के नाम का यूज कर पाएगी और इसके अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। इसमें यह भी बात कही गई थी कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये बन सकता है कि असहयोग आंदोलन को राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं माना जाएगा, ये किस पैक्ट का कथन था? तो ये गांधीदास पैक्ट में ये कहा गया था कि असहयोग आंदोलन को अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं माना जाएगा। तो गांधीदास पैक्ट की नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हम देखते हैं। तो उनमें यह है कि ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन के संगठन की जिम्मेदारी गांधी जी को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि नागपुर झंडा सत्याग्रह कब किया गया था। तो नागपुर झंडा सत्याग्रह प्रयोग पर रोक लगा दी गई थी ब्रिटिश शासन के द्वारा। तो इसी के लिए कांग्रेस का मतलब ये नागपुर झंडा सत्याग्रह जो 1923 ईस्वी में हुआ उसको किया गया था।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1925 का गुरुद्वारा एक्ट के तहत शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति यानी कि एसजीपीसी की स्थापना हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1925 ईस्वी में की गई थी गुरुद्वारा एक्ट के तहत। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि सिख गुरुद्वारों को भ्रष्ट व ब्रिटिश समर्थक महंतों से मुक्त कराना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि स्वराज पार्टी का पतन के जो मेन कारण थे वो क्या क्या थे। तो स्वराज पार्टी के पतन के मेन कारणों में पहला कारण यह था कि नेतृत्व का अभाव। जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई थी और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे, जिससे उनकी मृत्यु के कारण पार्टी को गहरा धक्का पहुंचा। दूसरा इसका यह था कि चुनावी असफलता, कि नवंबर 1926 में दोबारा चुनाव हुए थे, उसमें स्वराजियों को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई। तीसरा यह था कि हिंदू महासभा जैसी संस्थाओं की गतिविधियों और सांप्रदायिकता की बढ़ती राजनीति ने पार्टी को कमजोर कर दिया। नेक्स्ट इसका रीजन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, उसको लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। नेक्स्ट इसका जो रीजन है वो है कि 1930 में लाहौर अधिवेशन में पारित प्रस्तावों और गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए जाने के कारण स्वराजियों ने विधानमंडल से इस्तीफा दे दिया था। तो ये इसके प्रमुख कारणों में से स्वराज पार्टी के पतन के प्रमुख कारण थे। इनमें से पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी, तो वो जून 1925 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं भारतीय साम्यवादी पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो 1920 ईस्वी ताशकंद में सीपीआई की स्थापना की गई थी, साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और ये किनके द्वारा की गई थी? तो एम.एन. रॉय, अबनी मुखर्जी और कुछ अन्य प्रवासी भारतीय थे, उनके द्वारा ताशकंद में 1920 ईस्वी में भारतीय साम्यवादी पार्टी यानी कि सीपीआई की स्थापना की गई थी। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये देश के बाहर भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी। और ये किनके द्वारा हुई थी? एम.एन. रॉय के द्वारा और अबनी मुखर्जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1924 ईस्वी में सत्यभक्त के द्वारा साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई थी। और इसका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज प्राप्त करना और उत्पादन और धन के वितरण पर सामूहिक स्वामित्व प्रदान करना। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आएगा कि भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना भारत में किसने की थी, तो ये भारत में सत्यभक्त के द्वारा की गई थी और ये उत्तर प्रदेश में की गई थी 1924 ईस्वी में। अगर भारत के बाहर भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की अगर बात आएगी तो एम.एन. रॉय के द्वारा और अबनी मुखर्जी के द्वारा ताशकंद में 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि बंबई में दिसंबर 1925 ईस्वी में सिंगारवेलु चेट्टियार द्वारा विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को मिलाकर भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय पहले कानपुर में था, बाद में इसका स्थानांतरण बंबई कर दिया गया। और इसके उद्देश्य क्या क्या थे? तो इसके उद्देश्य थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाना, ब्रिटिश शासन का अंत करना, सोवियत रूस जैसी सरकार की स्थापना करना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि बंबई में दिसंबर 1925 ईस्वी में विभिन्न कम्युनिस्ट समूहों को मिलाकर भारतीय साम्यवादी पार्टी का गठन किसने किया था? तो ये किया था सिंगारवेलु चेट्टियार ने। ये बात आप ध्यान में रखना, जिसका मुख्यालय पहले कानपुर में था, बाद में इसको बंबई स्थानांतरित कर दिया गया। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में पूर्ण स्वाधीनता की मांग सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने ही उठाई थी। तो ये बात आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि साम्यवादी आंदोलन से संबंधित कुछ कॉन्स्पिरेसी है, उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। कुछ षड्यंत्र है, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो उनमें से पहला जो इंपॉर्टेंट षड्यंत्र है वो है पेशावर षड्यंत्र केस, पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस, जो 1922-23 में हुआ था। तो इसका मेनली टाइम लाइन ही पूछा जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी केस कब हुआ था। तो जो पेशावर कॉन्स्पिरेसी केस था वो 1922 से 23 के बीच में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? तो मॉस्को से कम्युनिस्टों के भारत आने के बाद ब्रिटिश सरकार ने यह मुकदमा चलाया था, यह कॉन्स्पिरेसी केस किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कानपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जो 1924 ईस्वी में हुआ था। इससे संबंधित जो प्रमुख नेता थे वो कौन से थे? वो थे एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता। तो कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो ये 1924 ईस्वी में हुआ था। और एस.ए. डांगे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नलिनी गुप्ता किससे संबंधित है? तो ये कानपुर षड्यंत्र केस से संबंधित है। इसमें आरोप ये लगाया गया कि कानपुर बोल्शेविक षड्यंत्र के तहत ब्रिटिश शासन का अंत करने की कोशिश की गई और इसी के चलते कानपुर जो षड्यंत्र केस है वो आरोप लगाया गया ब्रिटिश शासन के द्वारा। नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी केस हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी केस है मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, जो 1929 से 1933 के बीच में हुआ था।
और इसमें 20 मार्च 1929 को 32 कम्युनिस्टों को गिरफ्तार कर लिया गया था और यह मुकदमा बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ था और इसका समर्थन अल्बर्ट आइंस्टीन और एच.जी. वेल्स जैसे बुद्धिजीवियों ने भी किया था। मतलब इन्होंने अभियुक्तों के पक्ष में टिप्पणी की थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखना कि मेरठ जो षड्यंत्र केस है, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस, वो कब हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था और 32 कम्युनिस्टों को इसमें गिरफ्तार किया गया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन और एच.जी. वेल्स ने किस षड्यंत्र केस की अभियुक्तों के पक्ष में टिप्पणी की थी? तो वो थी मेरठ षड्यंत्र केस के पक्ष में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट थे, साम्यवादी ने गांधी जी को बुजुर्ग वर्ग का नेता घोषित किया था। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और 1934 में ब्रिटिश सरकार ने भारतीय साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कर दिया था। तो भारतीय साम्यवादी पार्टी को अवैध घोषित कब किया गया था? तो ये 1934 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि युवाओं की सक्रियता और ट्रेड यूनियनवाद से संबंधित कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। तो 1926 ईस्वी में भगत सिंह के द्वारा पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये भगत सिंह के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? तो 1926 ईस्वी में की गई थी। 1928 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू ने अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। तो अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन की अध्यक्षता 1928 में किसने की थी? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि 1920 ईस्वी में बंबई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना की गई थी। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय। तो यहां से क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी लाला लाजपत राय के द्वारा। और कब की गई थी? तो 1920 ईस्वी में की गई थी। और कहां की गई थी? तो बंबई में की गई थी। और इसी समय कुछ प्रमुख हड़ताल हुई थी, जैसे खड़गपुर का रेलवे वर्कशॉप का हड़ताल, टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स का हड़ताल, बंबई टेक्सटाइल मिल्स का हड़ताल इस समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि 1923 ईस्वी में मद्रास में पहली बार 1 मई मनाया गया था। तो 1 मई पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 1923 ईस्वी में मनाया गया था। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं, इसी समय किसान आंदोलन भी किया गया था। तो किसान आंदोलन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं जो एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इनमें से पहला है अवध किसान आंदोलन, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो बाबा रामचंद्र थे और इसके अन्य नेताओं में जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था अत्यधिक लगान, अवैध करारोपण और भूमि से मनमानी बेदखली। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकते हैं कि अवध किसान आंदोलन जो था वो कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1920 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? तो वो बाबा रामचंद्र थे। यहाँ पे क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि जवाहरलाल नेहरू का संबंध इनमें से किस किसान आंदोलन से है? तो अवध किसान आंदोलन से जवाहरलाल नेहरू का संबंध था। ये बात आप याद रखना। नेक्स्ट आंदोलन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आंदोलन है एका आंदोलन, जो 1921 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता थे मदारी पासी और इसका क्षेत्र जो था ये था हरदोई, बहराइच और सीतापुर, जो कि यूपी में, इसी क्षेत्र में ये एका आंदोलन प्रारंभ हुआ था। और इसका कारण क्या था? तो इसका कारण था उच्च लगान और किसानों का शोषण। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि एका आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? तो एका आंदोलन 1921 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उसके नेतृत्वकर्ता मदारी पासी थे। और इसका क्षेत्र कौन सा था? तो इसका क्षेत्र जो था अभी के यूपी का हरदोई, बहराइच और सीतापुर था। नेक्स्ट आंदोलन की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आंदोलन है हमारा बारदोली सत्याग्रह, जो कि 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 1925 में बाढ़ और अकाल के बावजूद राजस्व में 30% की वृद्धि कर दी गई थी। तो इसी के चलते बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था और ब्रिटिश सरकार ने मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग गठित किया था इसके लिए, और आयोग ने वृद्धि को अनुचित माना और केवल 6.03% वृद्धि की सिफारिश की। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चंस ये बन सकते हैं कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो बारदोली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नेतृत्वकर्ता थे वल्लभ भाई पटेल। इसमें प्रोविजंस क्या किए गए थे कि क्यों किया गया था ये? तो 1925 में बाढ़ और अकाल के बावजूद राजस्व में 30% की वृद्धि की गई थी, जिसके लिए बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट इससे क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग किस आंदोलन के लिए गठित किया गया था? तो मैक्सवेल ब्रूमफील्ड आयोग बारदोली सत्याग्रह के दौरान गठित किया गया था और इसका जो सिफारिश था, रिकमेंडेशन क्या था इस आयोग का? तो इस आयोग का जो रिकमेंडेशन था, इसमें आयोग ने जो कर में जो वृद्धि हुई थी उसको अनुचित माना था और केवल 6.03% की वृद्धि की सिफारिश की थी।
नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं कि 1920 के दशक में कुछ जो क्रांतिकारी गतिविधियां हुई थी उसको हम लोग देखते हैं। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, इसकी स्थापना 1924 ईस्वी में हुई थी, जो कि कानपुर में हुई थी। और इसकी स्थापना जो की गई थी वो सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। और इसमें जो अन्य जो भागीदार थे वो कौन कौन से थे? वो थे भगत सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव और चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये अक्टूबर 1924 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ की गई थी इसकी स्थापना? तो ये कानपुर में की गई थी। और इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल, योगेश चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई थी। तो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि काकोरी कांड। काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी ट्रेन डकैती की गई थी। और ये जो डकैती थी ये 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को लूटा गया था। इसमें 17 लोगों को सजा हुई थी, 4 को फांसी हुई थी। और जिनको फांसी हुई थी उनके नाम कौन कौन से थे? ये थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी। और इसमें जो थे चंद्रशेखर आजाद, ये फरार हो गए थे। तो यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 9 अगस्त 1925 ईस्वी को। और ये किस लाइन पे हुआ था? तो ये सहारनपुर लखनऊ का जो लाइन था उस पे हुआ था। और 8 डाउन ट्रेन मालगाड़ी को यहाँ पे लूटा गया था, 17 लोगों को सजा हुई थी और 4 को फांसी हुई थी। फांसी वाले में कौन कौन लोग थे? ये राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA। तो HSRA की स्थापना कब हुई थी? तो HSRA की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई थी। और इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन काकोरी कांड के बाद किया गया था। और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में। तो इस पॉइंट्स को आप जरूर याद करके याद रखना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और इसके प्रमुख नेता में कौन कौन से थे? तो इसके प्रमुख नेता थे भगत सिंह, सुखदेव, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा और भगवती चरण बोहरा। इनसे क्वेश्चन आता है कि भगवती चरण बोहरा किस एसोसिएशन से रिलेटेड है? तो भगवती चरण बोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA से रिलेटेड है। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बम का दर्शन। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बम का दर्शन जो पुस्तक है वो किनके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी भगवती चरण बोहरा के द्वारा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियोज़ को पहुँचाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।